हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म अंकित एकेडमी पर। दोस्तों, सीटेट पेपर 2 मैथ के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए 2012 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। इससे पहले हमारा 2011 वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चुका था, तो यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाके उन वीडियो को सबसे पहले आप देख लीजिए, उसके बाद में 2012 वाले को सॉल्व करिए। तो आज हम आपको 2012 वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज हम आपको 2012 वाले क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिएगा और ऐसे ऐसे करके हमारा सीरीज चलेगा 2024 तक, यानी 2024 तक जितना भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है उसको हम सॉल्व करवाएंगे। तो आप लोग इस सीरीज को अटेंड करना ना भूलें, इस सीरीज को आप अच्छे से अटेंड करिए। और यदि आप इस सीरीज को अटेंड कर लेते हैं तो आपका मैथ में 30 में से आपका कम से कम 25 और 30 के बीच में आपका स्कोर आ जाएगा और आप अच्छे नंबर से पास भी हो जाएंगे। तो मैथ और साइंस का सीरीज हमारे चैनल पे चल रहा है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर इसके बाद में हम लेकर आएंगे आपके लिए हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो उनको भी आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा और फिर आप पेपर में जाइएगा, अच्छा स्कोर करके आइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। तो चलिए आप शुरू करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि संख्याओं 5.02, 5.18, 5.12, 5.007 और 5.018 के माध्य और माध्यिका का योग बताइए। अब यहाँ पे आपको ये जो आंकड़े आपके दिए गए हैं इनका माध्य निकालिए और फिर माध्यिका निकालिए और फिर उसका योग कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसका माध्य निकालते हैं। तो माध्य बराबर हम जानते हैं कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या होती है। तो माध्य बराबर होता है आपका कुल पदों की योग बटा कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग और बटे में क्या होता है, कुल पदों की संख्या। तो यहाँ पे हम कुल पदों की संख्या लिख दे रहे हैं। अब चलिए इसी फार्मूले पे हम रख के क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। तो चलिए इन सबको ऐड कर लेते हैं और जितनी संख्याएं आपकी दी गई हैं उससे हम भाग कर देंगे। तो 5.02, 5.02, उसके बाद में 5.18, 5.18 हो गया हमारा, फिर 5.12 हो जाएगा, फिर 5.007 हो गया, उसके बाद में फिर 5 हो जाएगा हमारा 018। तो ये हमारा हो गया। अब इनको ऐड कर लीजिए। तो चलिए अब इनको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8 7 15, ये 5 हो जाएगा, कैरी 1 आएगा, तो एक कैरी हमारा हो गया। उसके बाद में 2 और 8 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, 13 और एक कैरी कितना हो जाएगा 14। तो ये हो जाएगा आपका 4, कैरी फिर 1 आ जाएगा। उसके बाद में 1 2 और एक कैरी 3, तो ये हो जाएगा आपका 3। अब यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए। अब देखिए इसको ऐड कर लीजिए, 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, 25 ये आपका हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 25.345। अब देखिए जो कुल पदों का योग कितना आ गया है 25.345। तो चलिए यहाँ पे लिख दीजिएगा, माध्य बराबर जो हो जाएगा कुल पदों का योग 25 पॉइंट कितना आ गया 345 और बटे में कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर दीजिए। जब हम 5 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25, तो ये आपका 5 आ जाएगा, 5 हो गया। फिर पॉइंट लगा दीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप 2 अंक काटना है आपको, साथ में 34 को भाग करना है 5 से, तो ये हो जाएगा आपका 0 पहले यहाँ बढ़ा देंगे, फिर 5 6 30, तो फिर बचेगा ये आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 45, फिर 5 9 45, तो ये हो जाएगा आपका 5.064। ये क्या हो गया आपका माध्य हो गया। अब चलिए निकाल लेते हैं माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करेंगे, उसके बाद में हम माध्यिका निकालेंगे। तो चलिए इनको पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो यहाँ देखिए ये हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ अरेंज कर दे रहे हैं। तो देखिए जो सबसे छोटा है उसको पहले लिखिए। तो सबसे छोटा इसमें क्या है 5.007 सबसे छोटा है, तो इसको सबसे पहले लिख लिए। उसके बाद में उससे बड़ा कौन है, तो उससे बड़ा जो आपका है वो है 5.018, तो ये हो जाएगा 5.018, ये इससे बड़ा हुआ है। अब इसके बाद में जो इससे बड़ा हुआ है तो उसको लिखना है। तो उसके बाद में कौन है, उसके बाद में 5.02, ये बड़ा है इससे। फिर उसके बाद में जो आपका है इससे बड़ा जो है वो 5.12 है, 5.12। उसके बाद में फिर 5.18, तो 5.18 हो जाएगा आपका। अब देखिए ये जो आपके हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए हैं। तो क्या करते हैं हम आगे पीछे बराबर पद छोड़ते हैं और बीच में जो बचता है वही हमारा क्या होता है आंसर। तो सबसे पहले पद को काउंट करिए। तो पद कितने हैं 5, 1 2 3 4 5,
तो अगर हम पीछे से 2 छोड़ दें और 2 छोड़ दें आगे से, तो बीच में कौन बचेगा आपका, एक पद बचेगा 5.02। यही क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका माध्यक। यानी माध्यिका या माध्यक दोनों एक ही होते हैं, तो जो माध्यक हो जाएगा आपका 5 पॉइंट, यानी माध्यक बराबर हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे, माध्यक बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5.02। अब कह रहा है कि माध्य और माध्यक का योग, यानी माध्य और माध्यिका का योग निकालना है हमको। तो चलिए योग कर लेते हैं। तो माध्य आया है हमारा 5.069 और जो हमारा माध्यक आया हुआ है, यानी माध्यिका या माध्यक दोनों एक ही चीज़ है, तो माध्यक कितना आया है 5.02। अब इसको हमें योग करना है, तो जब योग करेंगे तो ये हमारा जो आंसर आएगा, चलिए इसको हम योग कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा 9 और हो जाएगा ये आपका 6 और 2 8, उसके बाद में हो जाएगा 0 पॉइंट और 5 5 कितना हो जाएगा 10, यानी कितना आ जाएगा 10.089। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि ये जो आपका आंसर वो किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 10.089। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ से आप क्या देख रहे होंगे कि जितने अभी सेट हम आपको करवा रहे हैं उसमें क्या आ रहा है कि माध्य माध्यिका से क्वेश्चन क्या है, पक्का आपका आ रहा है, यानी स्टैटिक्स से क्वेश्चन आपका आ रहा है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ताकि आपका पेपर में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पक्का आपका आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि x² + 7x + 10 और x² - 3x - 10 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी एक कॉमन गुणनखंड इसमें से बताना है इन दोनों में से कौन है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसका गुणनखंड निकालेंगे और इसका गुणनखंड निकालेंगे, दोनों में क्या होगा, एक गुणनखंड कॉमन होगा और बताना है हमको कौन सा कॉमन होगा गुणनखंड। तो चलिए सबसे पहले इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो अगर हम सबसे पहले इसका करें x² + 7x का और +10 का, इसका गुणनखंड निकालें, तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम गुणनखंड निकालने के लिए करते क्या है कि जो आपका x का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट, यानी यहाँ पे x का कोफिशिएंट नहीं दिया गया है तो इसका मतलब एक तो लिखा ही होगा x के गुणांक में, तो आपका 1 हो जाएगा। और जो इसका जो होता है, जो लास्ट वाला टर्म होता है, यानी ये आप इसको बोलते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ax² + bx और +c। तो जो c वाला टर्म होता है, यानी लास्ट वाला टर्म होता है, उसको हम x² गुणांक से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 10। अब देखिए जब 10 आ गया है ये चीज़, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि 7 को, ये जो आपका 7 दिया हुआ है 7x, तो 7 को हमें 2 पार्ट में ऐसे तोड़ना है कि अगर हम जोड़ें, यहाँ देखिए चिन्ह कितना है, प्लस का है, जब जोड़ने पर कितना आए 7 आए और गुणा करने पर कितना आए 10 आए। तो हमको 7 को इस 2 पार्ट में इस तरह तोड़ना है। तो चलिए हम तोड़ लेते हैं 7 को 2 पार्ट में इस तरह। जोड़ने पे कितना आएगा, जोड़ने पे आए 7 और गुणा करने पे कितना आए, गुणा करने पे आए 10। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें, x² + 7 को हम लिख दें 5 + 2, यानी 5 और 2 कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। और जब गुणा करेंगे तो 5 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। इंटू में x कर दे रहे हैं तो कोई चेंजिंग होगा ही नहीं, और +10 कर दे रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए x², इसको ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, तो 5 × x 5x हो जाएगा और 2 × x 2x हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा 10। आप देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है x, तो x को बाहर निकाल लीजिए। ये हो जाएगा आपका, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा आपका x और प्लस यहाँ क्या बचेगा आपका 5 बचेगा, तो 5 हो जाएगा आपका। प्लस यहाँ देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 2, यानी यहाँ से हम 2 निकाल सकते हैं बाहर, तो 2 कॉमन हो जाएगा आपका। तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका x और यहाँ बचेगा आपका 5। अब देखिए हम चेक कर लेते हैं कि जो हमने गुणनखंड किया है वो सही किया है कि नहीं किया है। अगर ब्रैकेट के अंदर का चीज़ सेम होगा तो हमने गुणनखंड सही किया है। यहाँ देखिए x + 5 यहाँ भी है, x + 5 यहाँ भी है। अब इन दोनों में यानी x × x + 5 और 2 × x + 5 में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है x + 5, तो x + 5 को बाहर निकाल लीजिए। तो जब x + 5 को जब बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा कितना बचेगा हमारा, यहाँ बचेगा इस टर्म में बचेगा हमारा x और इसमें बचेगा हमारा 2, यानी ये आपके 2 गुणनखंड इसके आ गए। कौन कौन आ गए, x + 5 और x + 2। अब चलिए इसका गुणनखंड कर लेते हैं। इसका गुणनखंड तो हमारा हो चुका है, अब इसका कर लेते हैं x² - 3x और -10 का। अब वही काम यहाँ करेंगे। सबसे पहले 10 को हम यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि x के गुणांक में कितना है 1 दिया हुआ है, तो 10 × 10 हो जाएगा आपका। अब हमको इस 3 को 2 पार्ट में ऐसे तोड़ना है कि घटाने पर, यहाँ चिन्ह देखिए यहाँ लिखा है माइनस, तो घटाने पर कितना आए, घटाने पर आया आपका 3 और गुणा करने पे कितना है 10। तो अगर हम 5 में से 2 घटा दें
तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो चलिए हम इसको ऐसे कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5 और माइनस 2 और इंटू में एक्स और माइनस 10। अब यहाँ देखिए, अगर हम 5 में से 2 घटाएंगे तो आपका 3 आएगा, और अगर 5 को 2 से हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10 आपका आ जाएगा। तो ये हमारा गुणनखंड यहाँ से हो जाएगा। अब इसको खोल लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ देखिए 5 है और यहाँ पे एक्स है, तो हो जाएगा 5x, और फिर माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और 2 इंटू एक्स तो 2x हो जाएगा, माइनस 10, ये हो जाएगा आपका। अब कामन क्या है इन दोनों में कामन है x, तो x माइनस 5 बचेगा यहाँ पर, और जब इन दोनों में कामन करेंगे तो यहाँ कामन है 2। अब जब 2 कामन करेंगे तो ये बचेगा आपका x माइनस 5। अब चेक कर लेते हैं गुणनखंड हमने सही किया कि नहीं किया। देखिए x माइनस 5 यहाँ भी है ब्रैकेट में, x माइनस 5 यहाँ भी है, इसका मतलब क्या है, गुणनखंड हमारा सही है। अब इन दोनों में देखें, इन दोनों टर्म में आपको देखिए पूरे में, तो कामन क्या है, x माइनस 5 कामन है। तो x माइनस 5 को हम जब बाहर कर लेते हैं तो क्या बचेगा हमारा, बचेगा हमारा यहाँ पे x, और यहाँ बचेगा प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 2। अब इन दोनों में हम देख लेते हैं कि दोनों गुणनखंड में कॉमन कौन सा चीज़ है। तो यहाँ देखिए x प्लस 5 यहाँ है, लेकिन x प्लस 5 यहाँ पे नहीं है। यहाँ देखिए x माइनस 5 यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे x माइनस 5 नहीं है। अब यहाँ देखिए x प्लस 2 यहाँ पर है, x प्लस 2 यहाँ पर है, तो ये गुणनखंड क्या है आपका, कामन है, यानी x प्लस 2 दोनों गुणनखंड में है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, x प्लस 2। यही पूछ रहा था कि उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें कौन सा है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, x प्लस 2। तो हमारा x प्लस 2 ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए गुणनखंड से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ देख लीजिए। यहाँ कह रहा है कि 2 पावर 10 माइनस 1 निम्न से विभाज्य है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि 2 पावर 10 माइनस 1 इन संख्याओं में से किससे विभाज्य है, 4 से विभाज्य है कि 2 से है कि 10 से है कि 3 से है। तो देखिए इसके लिए एक ट्रिक होता है, हम बता दे रहे हैं आपको। अगर मान लीजिए कि लिखा हुआ है a पावर n माइनस b पावर n, तो अगर मान लीजिए कि n का मान क्या है, सम है, जब n इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। यानी मान लीजिए सम कोई संख्या है 2 4 डॉट डॉट, यानी n क्या है, n सम है, n बराबर यानी सम संख्या कोई है। तो जो ये विभाज्य होगा वो किससे विभाज्य होगा, वो होगा विभाज्य a माइनस b से और a प्लस b से, इन दोनों से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। लेकिन अगर n बराबर क्या है, विषम है, यानी 1 है 3 है 5 है, ये डॉट डॉट है, इस तरह से है, विषम है, यानी हम विषम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, विषम है, तो जो ये आपका विभाज्य होगा a पावर n माइनस b पावर n, ये किससे होगा, ये आपका हो जाएगा a माइनस n से ही विभाज्य खाली होगा। तो यहाँ देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 2 पावर 10 और माइनस 1 पावर 10, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी लिखिए उसका मान 1 ही आएगा। अब यहाँ देखिए इस फॉर्म में हुआ कि नहीं हुआ, a पावर n के रूप में हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, a पावर n और b पावर n के रूप में ये हो गया। अब यहाँ देखिए a का मान कितना है, 2 है, और b का मान कितना है, 1 है। और यहाँ ये भी देख लीजिए कि जो आपका n है वो क्या है, एक सम संख्या है, यानी 10 क्या है, एक सम संख्या है। तो ये किससे किससे विभाज्य होगा, ये विभाज्य होगा आपका a माइनस n, यानी a माइनस n की बात करें तो 2 माइनस 1 से विभाज्य होगा, और बात करें a प्लस n यानी 2 प्लस 1 से विभाज्य होगा। यानी तो इसको घटा लीजिए, तो जब घटाएंगे तो 2 में से 1 क्या, 1 हो जाएगा, और इंटू में 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। यानी ये जो आपकी संख्या है वो किससे विभाज्य होगी, वो 1 से भी विभाज्य होगी, और किससे विभाज्य होगी, 3 से भी विभाज्य होगी। तो यहाँ पे 1 तो ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन में कौन है, ऑप्शन में 3 है, तो 3 आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस फार्मूले की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस फार्मूले को आप याद रखेंगे, और अगर n का मान क्या है, विषम है, तो आपको a माइनस n कर देना है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत ही कम समय में बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये तो हमको इतना समय इसलिए लग गया क्योंकि आपको हम समझा रहे थे, वरना ये क्वेश्चन क्या था, एक लाइन का सवाल था, एक लाइन में क्या होता, सॉल्व हो जाता। आप चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ देखिए 2 संख्याओं का योग 32 है, उनमें से यदि एक संख्या माइनस 36 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हमको बताना है कि 2 संख्याओं को जो हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, 32 आता है, उनमें से एक संख्या कितनी दी गई है, माइनस 36 दी गई है। तो कह रहा है कि जो सेकंड वाली संख्या है, यानी सेकंड नंबर है, उसको निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि एक संख्या कितनी है, x है, और दूसरी कितनी है, y है। एक संख्या x है और दूसरी कितनी है, y है। अब कह रहा है कि संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई का मान कितना है, 32 है। उसके बाद में कह रहा है कि यदि उनमें से एक संख्या कितनी है, माइनस 36 है। तो हम मान लेते हैं कि चलिए मान लीजिए कि x जो है आपका माइनस 36 है,
तो जहाँ पे x है वहाँ पे कितना हो जाएगा, -36 हो जाएगा, प्लस y का मान हमको निकालना है, तो y हो जाएगा इक्वल हो जाएगा आपका 32। आप क्या करिए, इस -36 को इधर लेके आइए, राइट साइड में लेकर आएंगे, तो ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू 32 और प्लस 36। जब इनको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा आपका, ऐड कर लीजिए, 6 2 8 हो जाएगा आपका, और फिर 3 3 6 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका 68 हो जाएगा। तो जो सेकंड संख्या है यानी सेकंड नंबर हो कितना हो जाएगा आपका 68 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन सीटेट आपका पूछता है। यदि आप इन क्वेश्चन को आप कर लेंगे तो आप पेपर में बहुत जल्दी ही मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैथ से लोग डरते हैं, लेकिन देखिए कितने छोटे छोटे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं कि जो आपके 20 से 30 सेकंड में आराम से सॉल्व हो सकते हैं। तो इस तरह से आप समय की भी बचत कर लेंगे। आपको जरूरत सिर्फ है प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस करते रहिए आप, तो आपका क्वेश्चन जो हो जाएगा वो बहुत आसानी से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि 2010 में किसी नगर की जनसंख्या 30.3 मिलियन है, यह संख्या निम्न के बराबर है। अब आपको बताना है कि जो आपका 30.3 मिलियन है वो किसके बराबर है इसमें। तो याद रखिएगा कि जो 1 मिलियन बराबर होता है, 1 मिलियन इक्वल टू होता है 10 लाख। 10 लाख के क्या होता है बराबर होता है 1 मिलियन। तो अगर हम इसकी बात करें 30.3 की, तो 30.3 मिलियन बराबर हो जाएगा आपका 30.3 और गुणे में कितना 10 लाख। 10 लाख यानी 10 में क्या कर दीजिए 5 जीरो बढ़ा दीजिए, तो ये आपका लाख हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। 1 2 3 4 और 5, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 10 लाख हो गया। इनको जब गुणा करेंगे हम, तो जब गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 30, ये हो जाएगा आपका। और ये 6 जीरो है, तो जब 6 जीरो है तो क्या करेंगे, एक पॉइंट जो लगा हुआ है 3 के बाद लगा हुआ है, तो इसका मतलब 3 के बाद 5 जीरो आपका हो जाएगा। 1 2 3 4 5, ये आपका हो जाएगा। अब ये देखिए ये संख्या कहाँ लिखी हुई है, यानी 303 और पीछे कितना 5 जीरो। तो देखिए 303 के पीछे 5 जीरो कहाँ पे है। अगर हम देखें ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 में 303 के पीछे 4 जीरो है, तो ऑप्शन ए आपका ये होगा नहीं। यहाँ देखिए ये आपका 303 लिखा ही नहीं है, तो ये आपका होगा नहीं। उसके बाद में 303 के पीछे यहाँ गिन लीजिए आप, 2 2 4 2 6, 6 जीरो, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देख लीजिए 303 के पीछे 5 जीरो, 2 2 4 1 5, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यानी यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि 1 मिलियन में कितना होता है 10 लाख होता है इस चीज़ का। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान है। ऐसे पेपर में क्वेश्चन आपके आते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपके हैं। 2012 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व करवा रहे हैं। इसके बाद में 2013 वाला करवाएंगे। 2011 वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करवा चुके हैं, तो वीडियो आप देख लीजिएगा। यदि नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा, आप प्रीवियस ईयर को ही कर लीजिए, तो आपके लिए एनफ होगा पेपर पास करने के लिए। अब चले चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 6। यहाँ देखिए कह रहा है कि किसी घन का आयतन आयतन कितना है 125 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके एक फलक का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब यहाँ देखिए घन का जो आयतन होता है वो कितना होता है, भुजा क्यूब होता है। तो मान लीजिए कोई घन है, तो घन कोई आपका होगा, कोई भी आपका क्या है घन है। अब यहाँ मान लीजिए घन हमारा है, और घन में क्या होता है कि तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होता है बराबर होता है। हम मान लेते हैं कि आपका एक भुजा ए है, तो सब भुजाएं कितनी हो जाएंगी, सब भुजाएं आपकी ए हो जाएंगी, चाहे वो लंबाई होगा, चाहे वो चौड़ाई होगा, चाहे वो क्या होगा ऊंचाई होगा, ये सब क्या होंगी बराबर हो जाएंगी। तो जो घन का आयतन होता है वो कितना होता है भुजा क्यूब होता है, और भुजा कितना माना हमने ए मान लिया, तो ए क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। उसके बाद में हमें निकालना है भुजा, तो भुजा का मान कितना हो जाएगा, अगर इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ए क्यूब बराबर 5 का क्यूब। अब यहाँ से क्या क्यूब क्यूब क्या होगा कट जाएगा आपका, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, यानी जो भुजा है घन की वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए हमें निकालना एक फलक का क्षेत्रफल, इसमें से कोई एक फलक का क्षेत्रफल निकालिए, तो जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है भुजा स्क्वायर होता है, यानी जो एरिया होता है वो कितना होता है भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा आपका ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ए का मान कितना है 5, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, यानी ये हो जाएगा आपका 25, यानी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो गया आपका आंसर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब देखिए ये भी क्वेश्चन कितना आसान है, पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं आपके। आप क्या करिए भरपूर प्रैक्टिस करिए अच्छे से, तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सीटेट कोई हवा एग्जाम नहीं है जिससे आप डरते हैं। प्रीवियस से पेपर को उठाइए, आप सॉल्व करिए, आप देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल खुद बढ़ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या है बहुत ही आसान आते हैं। आप चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 7 है। यहाँ थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। देखिए आपका दिया गया त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज टी क्यू आर, दो त्रिभुज दिए गए हैं। कह रहा है कि एक ही आधार क्यू आर पर तथा
क्यू आर के एक ही ओर बने हुए हैं। अब यहाँ पे आधार कितना दिया गया है, क्यू आर दिया गया है, और उसके कह रहा है कि एक ही ओर दोनों क्या है, बने हुए हैं। यदि आपका दिया गया, यहाँ देख लीजिए, यदि पी क्यू बराबर कितना दिया गया है, टी आर दिया गया है, तथा पी आर इक्वल टू कितना दिया गया है, टी क्यू दिया गया है, तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही है, इनमें से बताना है कि कौन सा सही है इसमें। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, कांग्रेंट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि जो दोनों आपके त्रिभुज हैं पी क्यू आर और टी क्यू आर, इसमें बताना है कांग्रेंट हैं तो कैसे आपके बनेंगे त्रिभुज ये। तो अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि ये आपका कोई आधार है जो कितना दिया गया है, क्यू आर दिया गया है, तो चलिए इसको हम क्यू आर मान लेते हैं। कह रहा है कि एक ही आधार पर बने हुए हैं, तो अगर हम इसको बनाएं, त्रिभुज को एक बनाएं, तो ये आपका त्रिभुज बन गया एक आपका ये, तो इसको मान लेते हैं क्यू आर और पी मान लेते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका, पी हो जाएगा। अब इसी आधार पे यानी क्यू आर आधार पे हम बनाते हैं एक त्रिभुज और, जो कि क्या है, पी क्यू आर के एक ही ओर है, यानी पी क्यू आर और ये जो आपका टी क्यू आर है वो क्या है, एक ही ओर है। तो यहाँ से बनाते हैं एक त्रिभुज हम और बना लेते हैं, ये आपका त्रिभुज हो गया। अब यहाँ देखिए, इसको हम टी मान लेते हैं, तो दो त्रिभुज आपके बन गए। एक हो गया आपका क्यू पी आर यानी पी क्यू आर, एक हो गया आपका टी क्यू आर। अब कह रहा है इसमें जो आपका पी क्यू है वो क्या है, टी आर के बराबर है, तो पी क्यू आपका यहाँ पे है, तो ये आपका इसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो गया इसके बराबर हो गया। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पी क्यू बराबर किसके है, वो है आपका टी आर के, ये दिया हुआ है। उसके बाद में एक चीज़ और दिया हुआ है, कह रहा है कि जो पी आर है वो टी क्यू के बराबर है। पी आर कहाँ पे, इसमें देख लीजिए, पी आर, ये आपका पी आर है, पी आर किसके बराबर है, टी क्यू के बराबर है, तो टी क्यू आपका यहाँ पे है, तो टी क्यू ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ इसको भी लिख लीजिए कि जो आपका पी आर है वो किसके बराबर है, टी क्यू के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एक चीज़ और अपने मन से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों का आधार क्या एक है, तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर के हो जाएगा, क्यू आर बराबर क्यू आर के हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे तीनों भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई, यानी दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। तो ये जो आपका दोनों त्रिभुज हुआ वो एस 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 यानी भुजा 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 यानी साइड साइड साइड, इस प्रॉपर्टी से क्या हुआ, ये कांग्रेंट हो गया। जब कांग्रेंट हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर, ये आपका त्रिभुज पी क्यू आर, ये त्रिभुज ये कांग्रेंट होगा यानी सर्वांगसम होगा, किसके सर्वांगसम होगा, किसके, त्रिभुज टी आर क्यू के, टी आर क्यू के, ये सर्वांगसम होगा। अब देखिए कि पी क्यू आर सर्वांगसम टी क्यू आर कहाँ दिया गया है, तो अगर इन ऑप्शन में देखें तो यहाँ देखिए पी क्यू आर और टी क्यू आर, ये जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा होगा, यानी पी क्यू आर सर्वांगसम किसके दिया गया है, टी आर क्यू के, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हमने सबसे पहले क्या लिया है, पी क्यू लिया है, फिर क्या लिया है आपका पी क्यू आर, ये लिया हुआ है। तो इसी तरह से जब पी क्यू आर लिया है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका पी क्यू भुजा है वो किसके बराबर है, टी आर के, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले टी आर लेना पड़ेगा, फिर क्या लेना पड़ेगा हमको, क्यू आर लेना पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या लिया, त्रिभुज टी आर क्यू लिया हुआ है। पी क्यू आर जो है सर्वांगसम किसके है, टी आर क्यू के, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ देखिए कह रहा है यदि किसी वृत्त की परिधि कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए हम जानते हैं कि जो वृत्त की परिधि होती है वो कितनी होती है, 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर इक्वल टू दिया है कितना, 3 सेंटीमीटर। यहाँ से हम आर का मान निकाल लेंगे, तो आर का मान कितना हो जाएगा, 3/2 पाई हो जाएगा। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल कितना होगा इसका, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर का मान रख दीजिए, तो पाई हो जाएगा आपका ऐसे, और आर का मान 3 कितना है, 2 पाई है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पाई, और गुणे में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और बटे में 2 का स्क्वायर 4, और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब एक पाई से यहाँ से एक पाई क्या होगा, कट जाएगा, और फिर कितना बचेगा आपका 9/4 पाई, और ये किस में आ जाएगा आपका, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो 9/4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी, 9/4 पाई, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप देख रहे होंगे कि ये 2012 का जो सेट है कितना आसान क्वेश्चन इसमें आता है। ऐसे ऐसे सारे आसान क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, लेकिन आप पहले ही घबरा जाते हैं। तो करिए क्या कि आप धैर्य बना के रखिए और यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, और आपका पेपर चुटकियों में निकल जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब। तो चलिए आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 9। एक कार 1 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
और उसके बाद अगले किलोमीटर की दूरी यानी अगले किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो कह रहा है कि 2 किलोमीटर के लिए कार की औसत चाल कितना होगा, यानी किलोमीटर घंटे में हमको इसको निकालना है। तो देखिए, जब दूरी समान हो तो उसके लिए हमारा फार्मूला होता है औसत चाल के लिए, क्या होता है औसत चाल बराबर होता है फार्मूला, औसत चाल बराबर, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं औसत चाल बराबर होता है आपका, वो होता है 2b1 b2 अपान में कितना b1 प्लस b2, ये होता है औसत चाल का फार्मूला। b1 b2 क्या है, b1 जो आपका पहला चाल है और b2 क्या है आपका सेकंड चाल है। दूरियां दोनों में क्या है सेम है, इसलिए फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए 2 किलोमीटर यानी पहला जो किलोमीटर है वो कितना चल रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, और जो सेकंड वाला किलोमीटर है उसको चल रहा है 40 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रहा है। तो यहाँ पर एक को मान लीजिए b1, एक को मान लीजिए b2 और इसका मान रख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 2 और गुणे में b1 का मान कितना है 30 मान लीजिए, और b2 का मान कितना है 40 मान लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 40, और बटे में कितना है, बटे में आपका b1 प्लस b2 है, तो b1 का मान 30 और b2 का मान कितना है 40। तो ये हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम इसको जोड़ें तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे में कितना 30 और गुणे में कितना 40, और बटे में कितना हो जाएगा आपका, बटे में हो जाएगा आपका 70। आप क्या करिए, एक जीरो से जीरो काट दीजिए, अब इसको गुणा कर लीजिए ऊपर। तो अगर हम गुणा करें 2 को 3 से तो हो जाएगा आपका 6, और 6 को 40 से गुणा करें तो हो जाएगा आपका, 6 को जब 40 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 240। तो 240 हो जाएगा आपका, और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा आपका 7। जब इसको हम भाग करेंगे तो जब भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो हो जाएगा 7 तिरिक 21, यानी ये हो जाएगा आपका 3। उसके बाद में कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 3, तो 30 हो जाएगा, 7 चौका 28, तो ये हो जाएगा आपका 7 चौका 28। उसके बाद में कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 2, तो 2 आपका शेष बच जाएगा, तो 2 ऊपर लिख दीजिए और नीचे क्या लिख दीजिए 7 लिख दीजिए, यानी हर का कितना है 7 है तो आपका 7 हो जाएगा। तो ये जो आपका आंसर आया कितना आएगा 34 सही 2/7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये इसमें ऑप्शन में देख लीजिए कि 34 सही 2/7 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में आपके दिखाई दे रहा है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप चलिए सॉल्व कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ देखिए कि निम्न भिन्नों 3/8, 4/5 और इसको 31/40 कर लीजिएगा, और कामा 9/20 और कितना दिया है 7/10 में से कौन सी भिन्न 1/2 से बड़ी और 3/4 से छोटी है। आपको बताना है कि इन भिन्नों में से 1/2 से कौन बड़ी है और 3/4 से कौन छोटी है। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि इनको पॉइंट में चेंज करते हैं। अगर हम 1/2 को पॉइंट में चेंज करें तो ये आपका हो जाएगा 1/2 को जब पॉइंट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा आपका 0.5 हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम चेंज करें 3/4 को पॉइंट में तो ये हो जाएगा आपका 0.75 हो जाएगा आपका। इसको हम चेंज कर लेंगे। अब आपको ये देखना है कि इन भिन्नों में से 0.5 और 0.75 के बीच में कौन है। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसके लिए हमें सब भिन्नों को भाग करना पड़ेगा। जब सब भिन्नों को हमें भाग करना पड़ेगा तो चलिए हम भाग कर लेते हैं, एक एक करके हम सबको भाग कर लेते हैं। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे देखना है कि इन भिन्नों के बीच में, इन भिन्नों में से कौन सा भिन्न इसमें आएगा। तो आप चलिए, अब या तो आपके पास ऑप्शन है इन चारों भिन्नों को भाग कर लीजिए, जो आपके ऑप्शन में दिए गए हैं इनको भाग कर लीजिए, और जो इन इसके बीच में आए वही आपका आंसर हो जाएगा, या तो इन पांचों को भाग कर लीजिए। तो चलिए, अगर इस तरह से क्वेश्चन आपका आता है तो आप ऑप्शन से ही भाग करिए, ऑप्शन को भाग कर लीजिए, जो भिन्न क्या हो इन दोनों के बीच में आए वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें 3/8 को, तो जब 3/8 को हम भाग करेंगे तो यह आएगा आपका 0.375, ये आपका आ जाएगा। उसके बाद में अगर हम 4/5 को भाग करें तो जब हम 4/5 को भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। उसके बाद में अगर हम भाग करें किसको 31/40 को, 31/40 को भाग कर लीजिए तो ये आपका आएगा, वो आपका आ जाएगा 0.775, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम भाग करें 9/20 को, तो 9/20 को हम भाग कर लेते हैं, तो 9/20 को भाग करेंगे तो हो जाएगा हमारा 0.45, ये आएगा हमारा 0.45 आ जाएगा। उसके बाद में बचा हुआ एक और भिन्न, तो दिया है आपका 7/10, इसको जब भाग करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 0.7 आ जाएगा। अब इसमें हमको देखना है कि इन पांचों भिन्नों में से 0.5 और 0.75 के बराबर कौन है। तो यहाँ देखिए, अगर हम 3/5 वाले की भाग करें तो ये कितना है 0.375 आया हुआ है, जो कि क्या है 0.5 से क्या है छोटा है, तो ये आपका हो नहीं सकता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आप देखिए
4/5 का देखें तो कितना है, 0.8 आया है, जो कि क्या है, इससे बाहर आएगा क्योंकि क्या है 0.75 से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी बाहर हो जाएगा आपका। अगर हम 31/40 की बात करें तो कितना है, 0.775 आया है, जो कि इससे बाहर है यानी इससे बड़ा है, तो ये आपका नहीं होगा। अगर हम बात करें 9/20 की तो ये क्या है, 0.45 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 0.5 से स्टार्टिंग है, तो ये भी आपका नहीं होगा। बचा कौन, लास्ट में एक, जो क्या है 7/10 है, वो कितना है, 0.7 आया है। तो 0.7 है वो किसके बीच में होगा, 0.5 और 0.75 के बीच में होगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से 10 क्वेश्चन हमारे 2012 के हो गए हैं। अब इसके बाद में हम आपको लेकर आएंगे अगला 10 क्वेश्चन, जो कि 2012 का ही होगा। तो फिर इसके बाद में अगला वीडियो हमारा 10 क्वेश्चन वाला आएगा। ऐसे ऐसे करके हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। वीडियो का लेंथ लंबा ना हो, इसका विशेष ध्यान रखते हुए हम केवल 10-10 क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको, ताकि आपको सॉल्व करने में भी आसानी हो, आपको वीडियो देखने में भी क्या हो, आसानी हो, और आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।